नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, रोज़ के सुबह 7:30 बजे मैं आपसे रूबरू होता हूं। आज फिर मैं आपसे हो रहा हूं। आज फिर आपको एक पॉलिटी की एक नए सब विषय पर जो है आज आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। वो डिटेल आज आपको जो मिलने वाला है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो इसे पूरी अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और यहाँ आपको कुछ ज़्यादा ना समझना है ना ज़्यादा कुछ जो है याद करना है। बस आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद अपने आप जो है पेपर्स में आसानी से करके आएंगे और इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जो पेपर होता है उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इससे ही आएगा इससे नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एक जो व्यक्ति तैयारी करता है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो हर टॉपिक्स को पढ़े। ठीक है, आप में सबसे बड़ी अच्छाई क्या है कि किसी चीज़ पर बहुत विस्तार से जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ उतना बताने की कोशिश करता हूँ जितना आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अगर अभी तक जो है यह ऐप नहीं डाउनलोड किया है वो जाके ये ऐप डाउनलोड कर ले, जिसमें अभी जो है कल जो टेस्ट सीरीज ख़त्म हुआ था उसका रिजल्ट आज आने वाला है। तो उसमें साथ ही साथ जो आज विजेता होगा उसे आज जो वादा किया गया था डेढ़ गुरुजी फैमिली की तरफ से, उसे जो है उस वादे के अनुसार जो गिफ्ट होगा उसे प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ उसका नाम भी जो है बताया जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने अगर नहीं दिया है तो जान लीजिए उन्होंने एक भूल की है। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, पेपर आपको इन्हीं लोगों के बीच में देना है। ठीक है, अगर आप आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो बीएड परीक्षा होने वाली है हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, ऐसा और भी कराया जाएगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में सूचना दी जाएगी, तब आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। और आप लोगों को इंस्टा पर भी जो फॉलो करने को कहा जाता है, आप लोग इंस्टा पर भी जाके फॉलो कर लिया करें। ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत ना होया करे। चलिए, ये पर यहाँ जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ये डॉट है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का जो हम लोग पढ़ने वाले इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है? आपात उपबंध। इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी माने क्या होता है? इमरजेंसी का तात्पर्य ये होता है कि आपकी जो दैनिक जीवन चल रही होती है वो दैनिक जीवन अब नॉर्मल ना रहकर उसमें कुछ संशोधन हो जाते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंधों के साथ आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं इमरजेंसी। ठीक है, अब देखिए संविधान में बाकायदे बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से कि किन परिस्थितियों में किस आधार पर और क्या क्या तरीक़ों से हम इमरजेंसी थोप सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास के बारे में वही जानने वाले हैं। तो जितने लोग अगर क्लास से जुड़ गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, पहले वो लाइक कर दें और साथ ही साथ जो नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत में देखने के बाद ज़रूर बताएं कि आपको पूरी वीडियो कैसी लगी और जो समझाएगा वो कितने समझ में आया। ठीक है, अगर मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप जो है इस पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी संबंधित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज देखिए, अगर वीडियो नहीं सही दिख रही तो आप लोग कुछ ना किया करें, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लिया करें। ठीक है, आपको सब दिखेगा। यहाँ पर पहला जो पॉइंट कह रहा है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा? आप संसद द्वारा। देखिए, आपातकाल लगाने की पूरी स्वतंत्रता अगर किसी के पास है तो केवल संसद के पास है। ठीक है, आपातकाल केवल संसद के द्वारा लगाया सकता है, किसी राज्य के द्वारा यह नहीं लगाया जा सकता, राज्य के द्वारा यह नहीं लगाया जा सकता। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी आए कि किसके द्वारा, तो कौन है? संसद। चाहे अब देखिए, आप कह रहे हैं राज्य विधानसभा की अवधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर जैसे आपका मान लीजिए एक हिसाब से राष्ट्रपति शासन लग गया। ठीक है, तो वहाँ पर भी अगर उसको कितना बढ़ाना है तो संसद द्वारा ही बताया जाता है। इस चीज़ को भी आप समझ लीजिएगा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये बहुत ही हृदयनाथ कुंजरू, बस इसे याद कर लेना आपको। इसमें आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा चैप्टर पढ़िए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसे एक बार समझ लीजिए। बस आपको यही ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्जाम्स में फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आपको बहुत हार्ड करना है, बहुत रटना हो। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरे अंत तक वीडियो देखें और बातचीत बिल्कुल ना करें। ये जो आप कमेंट, जो आप यहाँ बैठकर बात करते हैं, भैया आप बात करोगे समझो कैसे? मैं तो एक साथ दो काम नहीं कर पाता, जब भी कोशिश करता हूँ तो दोनों काम खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आप लोग क्लास ले लीजिए, फिर उसके बाद समय रहता है आप लोग बात कर लीजिएगा भैया। काफ़ी अब तो मैं देख रहा हूँ जो ऐप बना है वहाँ पर भी काफ़ी ग्रुप बन गए हैं और लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है वहाँ पर भी कर सकते हैं। आप पहले क्लास ले लें, बाकी फिर वहाँ आप लोग बातचीत करें।
बताइए किसने कहा था? ये इनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। अगला है कि जो राष्ट्रपति शासन होगा वो किसकी सलाह पर लगेगा? वो राज्यपाल की सलाह पर जो है लगाया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति शासन होता है वो राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाता है। देखिए राष्ट्रपति शासन जो होता है बेसिकली इसे राज्यपाल शासन भी कहते हैं, लेकिन ये लगता कब? ऐसा लगता है कि मान लीजिए राज्यों में जो है बहुमत पूरी नहीं आई हो, ठीक है, या सरकार जो बहुमत में चल रही थी उसने अपना जो है बहुमत खो दिया है। ऐसी किन्हीं परिस्थितियों में जो है ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। या मान लीजिए कि बहुत बड़ा जो है उस राज्य में बहुत बड़ा अंतर क्या कहते हैं गृह युद्ध छिड़ गया, ठीक है, तो इस स्थिति में भी गृह युद्ध अगर छिड़ जाए तो इस स्थिति में भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट करा है कि राष्ट्रपति जो शासन है वो कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? वो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष, फिर उसके बाद 6 माह करके, ठीक है। ऐसे भी ऐसा नहीं कि 3 वर्ष इकट्ठा बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पहली बार में 1 वर्ष के लिए, फिर बाद में 6 महीने के हिसाब से बढ़ाया जाता है। टोटल अधिकतम 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं लग सकता। इस चीज़ को आप जान लीजिए। ये किसकी बात हो रही? राष्ट्रपति शासन। कहाँ पर लगता है राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन अभी मैंने बताया राज्यों में लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, देखिए आज तक, अब देखिए ये जो पहली बात आप जानने जा रहे हैं अनुच्छेद 352 के बारे में। बस आपको अनुच्छेद 352 दिमाग में रखना है, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा क्या है। अनुच्छेद 352 जो है ये जो है आपातकालीन जो उद्घोषणाएं हुई हैं उनके अंतर्गत 3 अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये जो 3 अनुच्छेद हैं ये बस आप जान लीजिए कि आपातकाल से संबंधित है। इसके अंदर और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 352 अलग आधार पर, ये अलग, इनमें कुछ वित्तीय है, कुछ जो है युद्ध के आधार पर हैं, और कुछ जो है एक और चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उनमें 3 आधारों पर ही जो है 3 आधारों पर लगाए जाते हैं और ये 3 उनसे संबंधित हैं, ठीक है। अब 352 जो है वो जो है अभी तक 3 बार प्रयोग किया गया। कब कब किया गया है? एक बार किया गया जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब किया गया है, ठीक है। और उसके बाद 1971 में हुआ था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब हुआ। और तीसरी बार किया गया था आंतरिक अशांति, मतलब जब वो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, वो किसी से युद्ध नहीं बल्कि ऐसा कहकर लगाया गया था कि जो हमारे भारत के अंदर ही, मतलब भारत में ही काफ़ी अशांति फैल चुकी है, तो इसको देखते हुए हमें जो है यह आपातकाल लगाना पड़ रहा है। तो जो 352 होता है ये कब लगता है? 352 2 परिस्थितियों में लगता है। एक बार युद्ध होने की दृष्टि में, या फिर दूसरा क्या है? आंतरिक गृह युद्ध। क्या है? आंतरिक गृह युद्ध। अगर इन दोनों में से कोई भी रीजन अगर समझ में आता है तो जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति को जो है यह बताता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ठीक है। उसके आधार पर ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है। अगला देखिए जो 352 है, देखिए यहीं पर अभी मैंने बताया ना 352 है, वो आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण जो मैंने बताया युद्ध, या सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब ये है कि जब जैसे मान लीजिए आपके गृह युद्ध एक जान लीजिए कि कोई भी नक्सलवाद, एक आप जानते हैं नक्सलवाद की जगह अगर आम पब्लिक खड़ी हो जाए कि मतलब वो जो है सरकार के अगेंस्ट, या 2 गुटों में झगड़ा कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ होने लगे, बहुत भयंकर तरीके से होने लगे, तो आपातकाल भी सरकार द्वारा लगाया जा सकता है इन परिस्थितियों में। उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है हमारे संविधान में? अनुच्छेद 352। ये अनुच्छेद 352 आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना ही जानना है कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित और किन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना। अगला है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 355 है यह कहता है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। यह मतलब केंद्र सरकार को यह बाकायदे कर्तव्य उन्हें दिया गया है। एक हिसाब से केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि अगर राज्यों पर कोई आक्रमण कर रहा है या राज्यों में कोई अशांति हो रही है तो अनुच्छेद 355 के जरिए केंद्र वहां पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कहाँ पर? राज्यों में, ठीक है, राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस चीज़ को आप डायरेक्ट समझ लीजिए, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। किन परिस्थितियों में अगर कोई उन पर आक्रमण कर रहा है, या मान लीजिए उनके राज्य में ही कोई अशांति फैल गई है जिससे राज्य चलाने में एक हिसाब से बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, बहुत बड़ा दंगा फैल सकता है, ठीक है, इससे कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। उन परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है अपने विवेकाधिकार और परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ पर भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जो राष्ट्रपति शासन होता है, कौन सा राष्ट्रपति शासन? वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। कहाँ पर? राज्यों में। अभी मैंने बताया ना राष्ट्रपति शासन को ही एक हिसाब से राज्यपाल शासन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन लागू तो हो जाता है लेकिन वहाँ पर राज्य कौन करता है? वहाँ पर वो पूरी सिस्टम जो है राज्यपाल द्वारा चलाई जाती है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। एक आपका आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो होता है वो देखिए किस हिसाब से। वित्तीय आपातकाल आपके भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। अभी तक 3 बार क्या लगा है, वो आपातकाल जो युद्ध और आंतरिक अशांति से हो या आर्म्ड रिबेलियन से हो। एक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, जो जब भी अगर मान लीजिए आपका आपातकाल लगा हो, तब आप अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी जो मूल अधिकार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। मतलब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, आप जानते हैं ना कि कितने से कितने तक है। आपको जानना हो तो आप लोग बताइएगा, अनुच्छेद कितने से कितने तक आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में कितने से कितने तक मूल अधिकार दिए गए हैं। आपको रिवीजन भी हो जाएगा, वरना मैं बता दूंगा तो आप लोग सुन के वीडियो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये कितने कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक हैं, उनमें से केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। ये शक्ति कहाँ से मिलती है, शक्ति मिलती अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सारे अनुच्छेद आपातकाल के समय क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतर्गत करना होता है। देखिए अगर जब आपातकाल लगाना होता है तो दोनों सदनों द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा को पास करना होता है, जिसके लिए लोकसभा में जो है बिल लाया जाता है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से मिलाकर मैक्सिमम 1 माह के अंदर यह बिल पास कराना होता है। अगर यह बिल दोनों सदनों से 1 माह के अंदर पास नहीं होता है तो यानी कि उन्हें फिर से नया बिल लाना होगा, ठीक है। यानी कि अधिकतम 1 माह से ज़्यादा होगा वो बिल लैप्स हो जाएगा, दूसरा लाना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं पास हो पाता, इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर आपातकाल नहीं लगने वाला। इस चीज़ को भी समझ जाइएगा। देखिए सर्वप्रथम कहाँ पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है क्या लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन। बताइए कहाँ पर लगाया गया था सर्वप्रथम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है, क्योंकि पूछ सकता है कि सर्वप्रथम। देखिए जहाँ पर सर्वप्रथम अंतिम और कुछ खास ऐसी चीज़ें हो जाए वहाँ पर जरूर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सर्वप्रथम कहाँ पर लगाया गया था, सर्वप्रथम लगाया गया था पंजाब में, ठीक है। कहाँ पर, पंजाब में। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा दीजिए। क्या लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपातकाल की जो लोकसभा की अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए। मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक समय में 1 वर्ष तक के लिए ही जो ये आपका क्या नाम है, आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बढ़ाने के लिए फिर से, लेकिन ये भी बढ़ाने के लिए आपको संसद में जरिए पास कराना होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे अपने मन से नहीं, इसके लिए भी आपको लोकसभा में पास कराना पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए, जो कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। क्या अनुच्छेद, और ये देखिए कौन से अनुच्छेद किससे संबंधित है उससे बारे में, ठीक है। आप लोग वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आप लोग समझ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा करने पर ये आपकी स्क्रीन में फिट नहीं आएगा। देखिए आपातकाल के प्रकार, ये आप समझ लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। आपातकाल के परिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, सभी लोग ध्यान दें, कोई बात मत करें, ठीक है। बिल्कुल बात मत करें, थोड़ा ध्यान दें। आप लोग को समझ में नहीं आता कि वो मैं समझ रहा हूँ यहाँ कमेंट में बातचीत देखकर। आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव देखिए क्या है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्य आपात, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो एक चीज़ मैं नहीं बता पाया था उसका नाम था राज्य आपात, ठीक है। मतलब एक राष्ट्रीय हो गया, एक वित्तीय हो गया, एक राज्य आपात, ठीक है। अब आप इसको तीनों याद कर लीजिए, तीनों, बस आपको कुछ नहीं करना है, तीनों को आप याद कर लीजिए। मैंने कहा ना आप लोग बस 3-4 अगर अनुच्छेद रोज याद करें तो 200-300 रोज याद, 3-4 याद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं यार। कहीं लिख लो, एक बार सुबह पढ़ लो, एक बार शाम को सोते समय पढ़ लो। 3-4 क्या ही, अभी कुछ नहीं याद, तो है नहीं कि उसमें 1 पेज का है। मुश्किल से एक अनुच्छेद आपको याद करने के लिए 2 लाइन में होगा, मतलब 8 लाइन 10 लाइन में आपको पूरा याद करना है। और इतनी सी छोटी चीज़ आप नहीं कर सकते भैया। सरकारी सीट आप ही को चाहिए तो मेहनत आप ही करना पड़ेगा। अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विधि पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय जो राज्यों के पास अधिकार होते हैं वो पूरी तरीके से निरस्त हो जाते हैं और केंद्र के पास पूरी सत्ता चली आती है, ठीक है। उस समय कोई भी नियम अगर बनाना होगा तो केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया जा सकेगा, ना कि राज्य के द्वारा, ठीक है। मतलब पूरा माई बाप मुख्यमंत्री पद ही समाप्त हो जाता है, ऐसा मान लीजिए। अब सिर्फ जो है प्रधानमंत्री सा पद होता है और प्रधानमंत्री ही पूरे राज्यों के साथ साथ पूरे देश का भी क्या बन जाता है, एक हिसाब से कह दे कि सर्वो सर्वा बन जाता है, सर्वे सर्वा बन जाता है, ठीक है। यही कहा ना एकात्मक रूप में, मतलब यूनिटरी रूप में। क्यों? क्योंकि जब पूरी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में आ गई तो वह एकात्मक रूप में हो जाता है। अभी मैंने बताया कि अभी तक ये केवल 3 बार प्रयोग किया गया। कितनी बार? अभी तक केवल 3 बार प्रयोग किया गया। 2 बार जो युद्ध के कारण, 1 बार जो है अशांति के कारण।
अब अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राजापात। राजापान में मतलब ये है कि जो उसकी राज्य विधानसभाएं वो भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी वही होता है, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो यहाँ पर केवल उस राज्य का, आप समझिएगा, यहाँ पर केवल उस राज्य का जो है शक्ति जो है खत्म हो जाता है, बाकी अन्य राज्यों का रहता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में सभी राज्यों का खत्म हो जाता है। आप अंतर समझिएगा, इसमें एक राज्य पे असर पड़ता है जबकि उसमें सभी राज्यों पर असर पड़ते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जब शासन लगता है राजापात, उसमें केवल जहां लगाया जाता है उन्हीं पर ये असर पड़ता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, बाकी अन्य राज्यों के पास जो शक्तियां होती हैं वो वैसे बनी रहती हैं, ठीक है। इसमें एकात्मक स्वरूप आ जाता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि भाई जब आ गया तो यानी कि फिर केंद्र ही सर्वे सर्वा हो जाएगा और राज्यपाल द्वारा शासन किया जाएगा, और ये 120 से अधिक बार प्रयोग हो चुका है। ऑब्वियसली सी बात है, अभी आप देखेंगे आपके जम्मू कश्मीर में भी हटाने से पहले वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा हुआ था, उस राष्ट्रपति शासन के जरिए ही काफ़ी चीज़ें की गई, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप समझ ही गए होंगे एक उदाहरण के साथ। चलिए बढ़ते हैं अब अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात है ना, देखिए जो वित्तीय आपात, इसमें संघ और राज्यों के मध्य जो करों का विभाजन होता है स्थगित कर दिया जाता है। वित्तीय आपात का मतलब ये है कि जो एक हिसाब से कह दीजिए कि जो रुपए से संबंधित आता, मतलब आपके देश में एक हिसाब से इतना ज़्यादा घाटा हो गया कि भारत उस घाटे को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उस घाटे को जब पूरा नहीं कर पा रहा है तो भारत सरकार वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। वित्तीय आपातकाल के जरिए क्या होगा, जितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं या फिर लोकसभा या विधानसभा के विधायक सांसद हैं, इन सब के साथ क्या होगा, इन सब का जो वेतन दिया जाता है उस पर जो है सरकार रोक लगा देगी, उन पर रोक लगा देगी, ठीक है। कई सब्सिडीज पर रोक लगा देगी, मतलब कुछ भी ऐसा कर देगी जिससे उनके जो पैसा है वो उनके हाथ से ना जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें भाई दूसरों को देना है। तो वित्तीय आपातकाल के जरिए ऐसी स्थितियों पर नियंत्रण लाने के लिए लगाया जाता है जहां पर जैसे सरकारी कर्मचारियों के जो क्या वेतन को रोक दिया जाता है, साथ ही साथ जैसे अन्य जो खर्चे होते हैं उन पर या निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया जाता है, साथ ही साथ जो राज्यों को दिए जाने वाला उनके हिस्से का टैक्स का पैसा होता है वो भी रोक दिया जाता है, ठीक है। यहाँ आपको वही दिख रहा हो कि जो मध्य करों का विभाजन होता है वो स्थगित दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, इतना डिटेल में मैंने बता ही दिया। इसमें यह भी कह रहा है कि अंतर्गत सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंदर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी शामिल है, मतलब मैंने बताया ना सभी का, ऐसा नहीं है, सभी का, यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी जो है वेतन काट दिया जाता है, कटौती की जाती है। अब कटौती कर दे या फिर पूरी तरह स्थगित कर दे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अभी तक एक बहुत ही अच्छाई रही हमारे भारत के इतिहास में कि एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। यही हमारे देश की अच्छाई रही कि अभी तक ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अब आज के आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपका क्लास आज यहीं खत्म होता है। बहुत छोटा क्लास है और आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। कि ये क्या है कि मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। देखिए ये चीज़ को आप पॉइंट समझ लीजिए, ये जो जोड़ा गया है, जो ये सशस्त्र विद्रोह है, ठीक है, ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि ओरिजिनल में जो था वहाँ पर केवल था आंतरिक अशांति, ठीक है। आंतरिक शांति इसी क्लॉज के जरिए इंदिरा गांधी जी ने जो है क्या नाम है आपातकाल लगाया था, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था। उसके बाद इनकी सरकार जाने के बाद जो नई सरकार आई थी उसने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था, जिसके जरिए उन्होंने इस चीज़ को बदल कर ये कहा कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकेगा, ठीक है। समझ गए होंगे ना कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था, क्या चेंज आए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से अनुच्छेद संसाधन मतलब संविधान संशोधन के द्वारा या 44वें, और क्या किया गया। सशस्त्र विद्रोह पहले क्या था? आंतरिक अशांति का उल्लेख। दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग क्लास कैसी लगी और आप लोग को पूरा समझ में आया कि नहीं। आज बहुत ही छोटा क्लास था, ठीक है, लेकिन आप लोग को मैंने जो भी हो सकता है आपके सिलेबस के साथ बताने की पूरी कोशिश की। और आप लोगों ने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर ले और साथ ही साथ जाके इंस्टा पे इसे फॉलो कर ले, ठीक है। कल फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।